नमस्कार, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं उज्ज्वल इंडिया लाइव न्यूज। आज जैसे कि आगामी जो चुनाव है, हरियाणा पंचायती राज चुनाव तेजी से अपनी रफ्तार पकड़े हुए हैं। ऐसे में आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम के अंतर्गत विकासखंड आता है पटौदी, और पटौदी से ग्राम पंचायत जो है वो है बहोड़ा कला। और यहाँ से हमारे साथ जो प्रधान के उम्मीदवार हैं, जो पंचायत जो सरपंच उम्मीदवार हैं वो मौजूद हैं, यजवेंद्र शर्मा। इनसे हम बात करेंगे कि कैसे जो आगामी पंचायती राज का चुनाव है, और अगर हम देखा जाए कि आज़ादी के 75 साल भी गुजर गए हैं, ऐसे में कई ऐसी ग्राम पंचायतें आती हैं पूरे हरियाणा की। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश अदर स्टेट से ऐसी कई ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जो, अगर हम बात करें डिजिटल इंडिया की, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का दोनों कहना है कि हम जो डिजिटल इंडिया बनाने का कार्य कर रहे हैं, तो उस पर हम देखते हैं कहां तक कार्य हुआ है। और हमारे साथ उम्मीदवार सरपंच मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या विचारधारा है और किस विचारधारा को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं और महफिल में आ रहे हैं, और कैसे कैसे अपने ग्राम पंचायत में विकास कार्य कराएंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, जैसे कि आगामी चुनाव आ रहा है पंचायती राज का और आप सरपंच के उम्मीदवार हैं, सर ग्राम पंचायत में ऐसे बहुत सारे विकास कार्य रहे होंगे जो पिछली पंचवर्षीय में वंचित पड़े होंगे, और आपके जो ग्रामीण स्थलीय लोग हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे सर मैंने जो विकास कार्य हैं जो वंचित हैं, जो अभी तक नहीं हुए हैं, और ग्रामीण लोगों को उसकी बहुत सारे विकास कार्य आते हैं, जैसे जल की, पीने का पानी का हो गया, और संपर्क मार्ग को लेके हो गया, और आवास से लेके हो गया, स्वच्छता अभियान के तहत हो गया, बहुत सारे ऐसे विकास कार्य हैं। तो सर अपने ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो मेन मुद्दे हैं उन पे सर थोड़ा प्रकाश डालिएगा, उनके बारे में थोड़ा बताइए। पहले तो मैं आपके स्टूडियो पे सबको नमस्कार करता हूँ। जी धन्यवाद। और आप यहाँ पहुँचे उसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ। जी। और अब आपने राजपूत जी बहुत ही अच्छा एक जो सवाल किया है, इसी में आपने एक ही सवाल में सारे गांव की सब चीज़ समेट दी जी, जिससे कि जो आप कहना चाहते हो कि जो हम सरपंच के इलेक्शन लड़ रहे हैं वो किस लिए लड़ रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं। हमने जो अपने गांव के लिए एक मॉडल तैयार किया है जी, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। कि आप देख रहे हैं कि 4 साल से जी हमारे गांव में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है जी। 2-2.5 साल तो पहले कोरोना काल लग गया था जी, उसके बाद में अब पंचायतें यहाँ डिजोल्व हुई पड़ी है जी, उनका चार्ज नहीं है उनके पास जी। तो इसमें जो जनता है वो एक बहुत ही ज़्यादा महसूस कर रही है कि कोई कार्य हो नहीं पा रहे, चाहे इसमें सफाई का हो, चाहे पानी पीने का हो, मतलब हर जो समस्या है वो जो की तो पड़ी हुई है जी। तो उसको रफ्तार देने के लिए अब ये इलेक्शन के बाद जैसे ही पंचायती राज के इलेक्शन हो जाएंगे तो इसमें हम इस रफ्तार को दोबारा से दौड़ाने की कोशिश करेंगे। सर जैसा कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर अगर हम बात करें ग्राम पंचायत में, कि दिन पे दिन अगर शिक्षा की ओर अगर हम जाएं तो युवाओं में एक देखने को मिल रहा है, जो शिक्षा पे जो फोकस है उनका वो थोड़ा कहीं ना कहीं वीकली होता जा रहा है लॉकडाउन से। तो कहीं ना कहीं जो सरकारी स्कूल हैं वो टाइमली उसमें टीचर नहीं आ रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था क्यों डगमगाई हुई है सर, उसके बारे में? क्योंकि हरियाणा ग्राम पंचायत में मैंने कई जगह देखा है कि जो लोग हैं सरकारी स्कूलों में उनका कोई रुझान नहीं है, उसका सर क्या कारण है? ऐसा नहीं है जी। अब कुछ टाइम से शिक्षा पर जोर दिया गया है जी, लेकिन लॉकडाउन से जो आपने पता है कोरोना काल से तो पूरे विश्व में ही हर चीज़ की हलचल खत्म हो गई है जी। अब जो हमारे देहात में, जो हमारे गांव में जो समस्या थी वो उन पर कोई कार्य नहीं हुआ, क्योंकि लॉकडाउन में आपको पता स्थिति ऐसी थी कि लोगों को खाने के लाले पड़ रहे थे। तो अब जो है वो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जी। अब बेरोजगारी बढ़ने की वजह से लोग सब इस चीज़ को देख रहे हैं कि भाई कब से ये जो रफ्तार पहले चली हुई थी वो वापस आए, उसके लिए अभी बहुत टाइम लगेगा जी। सर जैसे कि हमें सूत्रों के मुताबिक पता लगा है कि अपनी ग्राम पंचायत की वोटिंग करीबन 10,000 के करीब है। आबादी की अगर हम बात करें तो 3,000 से कम नहीं होगी। सर अगर ऐसे में हम बात करते हैं कि 10,000 की जो अपने वोटिंग है और आबादी इतनी ज़्यादा है, ग्राम पंचायत हालांकि एक ही गाँव लगता है लेकिन काफ़ी बड़ा है, तो सर ऐसे में अपने ग्राम पंचायत में ऐसे कितने लोग हैं जो वाकई में जमीनी हकीकत से आवास के पात्र हैं? और अगर हम बात करें डिजिटल इंडिया की, तो कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया बनाने का केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों कार्य कर रही हैं। और अगर अभी भी अगर हम बात करें आज़ादी के 75 साल गुजर जाने के बाद भी जब लोग कच्चे मकानों में रह रहे हैं, उनके सर पे कोई छत नहीं है, तो कैसे डिजिटल इंडिया? देखो हमारी दोनों सरकारें डिजिटल इंडिया के पीछे लगी हुई है जी, लेकिन हमारी हरियाणा में काफ़ी जो स्कीमें थी सब ऑनलाइन डिजिटल इंडिया हो चुकी है जी। लेकिन क्या है उसका अभी रिजल्ट कागजों में हुई है या सर फिर जमीनी हकीकत पे भी दिखी कुछ? बस ऐसा ही है, कुछ आधा ही है, कुछ आधा ही आधा।
लेकिन क्या है कि धीरे धीरे जैसे कहते हैं ना, पहले अब अनपढ़ता और पढ़ने की लड़ाई शुरू हो गई है जी। जो आज ऑनलाइन का जमाना आ गया, डिजिटल इंडिया का जमाना जो आ गया, उसमें जो लोग पहले पढ़े हुए नहीं, बुजुर्ग लोग हैं, वो एक ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि अगर हम पढ़े हुए होते तो आज कुछ अलग ही वो होता जी। सर जैसे कि आवारा जानवरों को लेके बहुत बड़ी समस्या एक चली आई है, और हालांकि ग्रामीण स्थल ये भी है, और यहाँ पे भी किसानों को आवारा जानवरों से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना कहीं ना कहीं जरूर पड़ता होगा। तो अपने ग्राम पंचायत में सर कोई गौशाला स्थित है, बनी हुई? गौशाला तो हमारे यहाँ पे है जी। क्या सुचारू रूप से चलती है? हाँ, सुचारू रूप से चल भी रही है, लेकिन वो हमारे यहाँ पे अपाहिज गायों की है। लेकिन जो आपने बताई आवारा पशुओं की तो बहुत भारी समस्या है। आज ये समझो एक तरह से ये मनुष्य के, किसानों के उसमें फोड़ा हो गया जी। जैसे फोड़ा हो जाता है ना शरीर में, जी। इसी तरह कटीले तार जो किसान लगाते हैं उसी से कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जहरीला होता है वो तार, जो उसी से कहीं ना कहीं जो आवारा जानवर उनको थोड़ा देखने को मिल रहा है, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके लिए मैं तो आपके चैनल के द्वारा सरकार से ये कहना चाहूंगा कि आवारा जानवरों के लिए तो कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा, कोई कदम उठाना। अगर हम बात करें कि जो आवारा जानवरों की अगर कोई इज्जत नहीं है अब इस समय, अगर उसकी अगर बात करें, क्या सर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी मार्केट वैल्यू खत्म हो जाने के कारण ये सब समस्याएं देखने को मिल रही हैं। अगर सरकार को कोई अगर उसकी मार्केट वैल्यू अगर कुछ भी रखती, 5,000 तक रखती, तो तब भी कोई गरीब आदमी उसको पालता। क्या सर ये इसमें कुछ सत्यता है? मार्केट वैल्यू का महत्व नहीं होता, जीवन एक आदमी का जीवन है, उसका महत्व होता है। आप देखो, अब वो तो आवारा जो पशु हो गए उनका तो महत्व खत्म ही हो गया, जब भी तो वो आवारा है जी। लेकिन जो मनुष्य है, जो आज बच्चे हैं, कई बार हादसे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कभी एक्सीडेंट के हो रहे हैं रोड के ऊपर, कभी कहीं हो रहे हैं, तो इसलिए सरकार को तो निसंदेह इस पे एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेना चाहिए कहीं ना कहीं। अगर सरकार का जीव है तो सरकार को ही जो है थोड़ा उसके बारे में सही तरीके से, उसको ढंग से, अगर हम बात करें सर आवारा जानवर का जो गौशाले में उसके खाने का सर जो चार्ज आता है, वो सर कितना रुपए यहाँ आता है? चार तो आता है गौशाला में, कमेटी कहीं ना कहीं सर कमेटी के द्वारा हमें ये भी एक शिकायत मिली थी कि जो उसका आता है वो 30 से 35 रुपए कुछ का आता है, एक खुराक का, एक दिन का, मतलब अगर बात करें उनके खाने का, तो क्या सर उससे उनका गुजारा हो जाता है उतने रुपए में? गुजारा तो उनका नहीं होता है। लेकिन क्या है, मैं तो सिर्फ ये चीज कहना चाहता हूँ, इनके लिए कोई ना कोई और अल्टरनेट निकालना पड़ेगा जी। गौशाला है, बड़ी बड़ी गौशाला है, वो भी कब तक इन चीजों को ढोएगी जी। जो आवारा जो जिन जानवरों का यूज ही नहीं है उनका, या तो उनको कहीं ऐसी जगह छुड़वाए जो अपना जंगल हो जी। लेकिन यहाँ तो उन्होंने खेतों को, किसानों को इतना परेशान कर दिया है कि हमारे सामने ये भी एक समस्या आ गई है। आज जब हम कहीं भी वोट मांगने जाते हैं, किसी से भी वो चर्चा करते हैं, तो वो पहले ये शर्त भी रखने लग गए कि जो आवारा पशुओं के लिए आपने क्या एक्शन लिया। कहीं ना कहीं जो किसान है वो काफी हद तक उससे जो है परेशान है आवारा जानवरों से, क्योंकि जो वो वापस नहीं आ पा रही है। कहीं ना कहीं अगर बात करें, दिन पे दिन जो है नुकसान देखने को मिल रहा है। सर अगर हम बात करें अपने ग्राम पंचायत के अंतर्गत कोई पीने की टंकी सर है क्या अभी? नहीं, अब हमारे यहाँ पे एसटीपी का काम शुरू हुआ है सीवरेज का जी। तो उसमें गंदे पानी के और दूषित पानी पहुँचता है, पीने के पानी की। अच्छा सर, तो पहले से कोई बनी हुई थी जर्जर स्थिति में है? नहीं, पहले हमारे टूर लगे हुए थे जी। लेकिन क्या है कि ऊंचाई पे पानी नहीं पहुँच पाता था, काफी बड़ा गाँव होने की वजह से। तो अब बूस्टर की व्यवस्था हो रही है सीवरेज में, उससे पानी की समस्या और गंदे पानी की समस्या, पीने की, दोनों की समस्या मिट जाएगी लगभग 2 साल जी। सर अच्छा, गांव में जो स्वच्छता अभियान के तहत सर केंद्र सरकार की तरफ से शौचालय का, घर घर शौचालय बनाने का एक जियो आया था, तो क्या सर अपने ग्राम पंचायत में घर घर शौचालय है या फिर अभी कुछ वंचित है? नहीं, हमारे शौचालय तो लगभग सभी के हैं, पूरे तरीके से प्रयोग भी होते होंगे। होते ज्यादातर प्रयोग होते, कोई 1-2% को हो तो हो जी। सर अब ये थे जो आम सवाल थे, जो आम जनता को, जो ग्राम पंचायत की जनता है उनको जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये तो रेगुलर का हो गया। सर आप उम्मीदवार हैं, आपसे जनता, आपकी ग्राम पंचायत की जनता से काफी दिन से आपका लगाव भी होगा। अपने सर विचारधारा पे आप किस तरीके से अपने ग्राम पंचायत में विकास कार्य कराएंगे, उसके बारे में जानना चाहते हैं। आज जो हम एनसीआर में बैठे हैं जी, तो एनसीआर की जनता को जो भी मूलभूत सुविधा उनको सभी के लिए क्रियान्वित करना पड़ेगा जी। चाहे उसमें पानी की समस्या हो, चाहे उसमें शिक्षा की समस्या हो, चाहे उसमें सफाई की समस्या हो, सभी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। आज जो हमारी मूलभूत सुविधा है वो तो सबको चाहिए जी। ये जैसे पहले गांव होते थे वो नहीं, हमारा तो कस्बा टाइप हो गया, कस्बा टाइप हो गया। तो इसमें
हर चीज़ की समस्या बनी हुई है। क्यों, बड़ा गांव हो जाता है तो समस्या बड़ी हो जाती है, छोटे गांव में छोटी समस्या रहती है। जी सर, कहीं ना कहीं अगर हरियाणा राज्य की हम बात करें तो हरियाणा राज्य से खेल कूद के अगर क्षेत्र में देखा जाए सबसे आगे चलता है। अपने ग्राम पंचायत में 10,000 की वोटिंग है, तो क्या खेल कूद के लिए कोई स्टेडियम वगैरह बना हुआ है? नहीं बना है सर। इसमें अगर हम बात करें तो खेल कूद में सर आप हरियाणा राज्य हमेशा से आगे रहा है, उसके बारे में सर आपने कुछ सोचा? ग्राम पंचायत में जगह तो कहीं ना कहीं होगी सरकारी, तो खेल कूद मैदान के लिए सर कुछ सोचा आपने? इसमें हमारे पास यही दिक्कत है कि हमारे पास अभी कोई पंचायती ज़मीन नहीं है। पंचायत लेकिन मैं तो सरपंच बनने के बाद भी मेरी यही चॉइस रहेगी हरियाणा सरकार से कि भाई एक खेल स्टेडियम तो होना चाहिए। काफ़ी बड़ा गांव है। क्यों, आज एक नया दौर और शुरू हो गया है। पहले होता था उड़ता पंजाब जी। अब हरियाणा में भी नशा इतनी बुरी तरह फैल रहा है, तो उसको दूर करने के लिए युवाओं को खेल के लिए प्रेरित तो करना पड़ेगा, जिससे कि वो उनकी मानसिकता नशे की तरफ ना जाके खेल की तरफ चली जाए। सर ऐसा और कोई सवाल है जो हमने ना किया हो अपने ग्राम पंचायत के लिए बेहद जरूरी हो, उसके बारे में आप बता सकते हैं? जो अब एक बेरोजगारी तो अच्छा सर, आपने कुछ सोचा होगा ऐसे कि जैसे ग्राम पंचायत में एक जो सरपंच होता है वो कहीं ना कहीं करीबन अब 10,000 की वोटिंग है, तो 10,000 की वोटिंग में करीबन 100 से ऊपर100 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सकता है, जो कि यहाँ पे बहुत ऐसे जैसे सफाई को लेके हो गया, उसमें कर्मचारी चाहिए। तो ऐसे सर आपने कुछ सोचा आपने कि अगर हम सरपंच बन जाते हैं तो अपने ग्राम पंचायत के इतने लोगों को हम जो है रोजगार दे सकते हैं, वो कि सरकार के जियो के द्वारा। आप ये नहीं कि अपने पास से दे रहे हैं, सरकार का जियो है हमारा यहाँ, वो तो फील्ड पे आना ही आना है। स्वच्छता अभियान के तहत जो लोग हैं उनको चाहिए, मनरेगा के तहत होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं। तो सर उसका सर रोजगार के बारे में आपने कुछ सोचा है? ऐसा सिस्टम अपने सरकार ने नरेगा चलाई हुई है जी। लेकिन हमारे देहात हमारे हरियाणा में क्या है कि नरेगा के इधर बहुत ही कम काम है सर, तो उसमें कच्ची मिट्टी का काम ज़्यादा होता है। मिट्टी का ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें योजना, बहुत सारे जो ऐसे हैं कि एक सरपंच ही अपने सरकार से जो जोड़ने का कार्य रहता है, रोजगार देने का कार्य होता है, वो कर सकता है। तो सर उस पे आपका पूरे तरीके से फोकस है कि जो बेरोजगारी पहले नंबर पे है, रोजगार देना लोगों को, रोजगार। और जो आज आप बता रहे अभी जिक्र करें इन्होंने जी, ये जो हमारे जो सीसी कैमरे हैं जी, ये डिजिटल इंडिया के तहत ही आते हैं। मतलब आज तो हर चीज की जरूरत है, हर चीज की जरूरत है। आप आज किसी साइड को भी छोड़ दोगे उधर ही फिर दिक्कत आ जाएगी जी। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा है कि हमारे को NCR की होने की वजह से हर क्षेत्र में काम करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एक्टिव रहना है। और जो अच्छा सर, जो पात्र लोग हैं उनको पात्रता दिलाने का आपका पहले नंबर का कार्य रहेगा। तो ये थे हमारे साथ योगेंद्र शर्मा जी, जो कि सरपंच पद के उम्मीदवार थे। इनके द्वारा हमें जानकारी मिली है, जैसा कि आप लोगों ने देखा और वीडियो में लगातार आप देखते चले आ रहे हैं कि जो पंचायत चुनाव की सरगर्मियां हैं तेजी से अपनी रफ्तार पकड़े हुए हैं। ऐसे में जो उम्मीदवार हैं उनकी क्या विचारधारा है उनको हम आप तक पहुंचाते हैं, और आप लोगों को कमेंट के द्वारा आप भी बताइएगा कि कैसे जो उम्मीदवार हैं क्या कैसे कार्य होना चाहिए और कैसे क्या इनकी जो रणनीति है ये ठीक है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जो इस साल की अगर हम पंचायती राज की बात करें तो कहीं ना कहीं पहले चरण में अगर हम देखा जाए तो 70% युवाओं का जो चेहरा सामने आया है जो सरपंच की लिस्ट में है। ऐसे ही जो युवाओं की सोच है वो कहीं ना कहीं आगे है, कैसे ये काम करते हैं, जो पात्र हैं उनको पात्रता दिलाने का भी कार्य करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी ने बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।